हेलो बच्चों, आज हम लोग सारणिक चैप्टर में प्रश्नावली 4.4 पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस प्रश्नावली का कॉन्सेप्ट जो था वो आपको पढ़ा दिया था कि सहखंड क्या होता है और उपसारणिक क्या होता है। ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है ना। आज हम लोग उसी पे आधारित प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को बताते हैं, आपको ध्यान से देखिएगा। 2 - 4 0 3 इसके हर एलिमेंट का उपसारणिक लिखना है। अब आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे गिनतियाँ दी गई हैं, आपकी A11 A12 A21 A22 नहीं दिया गया है। आपको लिखना है कैसे? लिखना है 2 का उपसारणिक बराबर कितना? 3। इसका पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ोगे तो यह आएगा। फिर ऐसे लिखना है -4 का उपसारणिक, तो इसका पंक्ति इसका स्तंभ छूट जाए, कितना आएगा? फिर 0 का उपसारणिक कितना? -4। फिर 3 का उपसारणिक कितना आएगा? 2। ये आंसर हो गया आपका। और फिर आपको इन्हीं सब का सहखंड भी लिखना है, तो आपको लिखना होगा 2 का क्या? सहखंड बराबर, तो क्या हो जाएगा? ये 3 ही रहेगा, +3 ही रहेगा। फिर -4 का सहखंड बराबर, तो -0 जो आप लिखते तो वो 0 ही रहेगा, एकदम सेम वैसे ही। फिर 0 का सहखंड बराबर कितना? तो चिन्ह में देखेंगे इसका तो +4 हो जाएगा। फिर 3 का सहखंड बराबर, तो ये 2 की जगह पे है तो प्लस हो जाएगा, वही हो जाएगा आंसर। ये सब ऐसे लिख ले जाओगे हर अवयव का। तो मुझे लगता है इसके दूसरे पॉइंट का भी आप लिख ले जाओगे पहले सवाल के, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? तो क्या ऐसे दूसरे सवाल के दोनों पॉइंट को भी लिख लोगे? हर अवयव का उपसारणिक, हर अवयव का सहखंड लिख लेना चाहिए बेटा, आपको बहुत कठिन नहीं है ये, ठीक है? लिख लोगे ना? जैसे 3 × 3 का रहेगा, उसमें 9 अवयव रहेगा। 9 अवयव का आपको उपसारणिक, 9 अवयव का सहखंड लिख देना है, ठीक है? या आप ऐसे अक्षर में नहीं लिखोगे तो M11 लिख देना डायरेक्ट जो है, ऐसे हिंदी में नहीं लिखना चाहते आप इतना बड़ा, तो M11 बराबर 3, M12 बराबर 0, M21 बराबर -4, M22 बराबर 2, और फिर इसी को A11 लिख देना, A12 A21 A22 लिख देना चारों, ठीक है ना? उपसारणिक हो जाएगा, सहखंड हो जाएगा। उपसारणिक को कैसे दिखाया था? सहखंड को नहीं अक्षर में दिखाते, ऐसे शब्दों में भी लिख देते तब भी चलेगा, संकेत में दर्शा दोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है? तो इसको मिटा दे रहे हैं हम, और ये उम्मीद करते हैं कि इसके बाद के जो दूसरा सवाल है उसके हर एलिमेंट का आप लोग उपसारणिक और सहखंड लिख लोगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको स्पष्ट हर एलिमेंट का पढ़ाया है, ठीक है? चलिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरे चौथे क्वेश्चन में बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कैसे हम लगाएं सवाल को, जबकि बहुत आसान है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर 3/3 का A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसे 3/3 का एक डिटर्मिनेंट आपको दिया है, और कहता है पहले यहाँ दिया गया ना दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, ठीक है? ऐसे दूसरी पंक्ति का कह दे, पहली पंक्ति का कह दे, पहले स्तंभ का कह दे, ठीक है? जिसको भी लेके कहा जाएगा तो कैसे आप लिखोगे एक बात जान लो। मैं आपको इसी सारणिक के मान को आपको बता रहा हूँ।
अगर आपसे पहले पंक्ति के सहखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा जाए, पहले पंक्ति का प्रयोग करके, फर्स्ट रो को का यूज करके, तो कैसे लिखोगे? पहले ये एलिमेंट लिखना ए, फिर उसका सहखंड A11, फिर प्लस होता है, आपको पता है, फिर यहाँ का एलिमेंट और फिर उसका सहखंड उसी एलिमेंट का A1 और फिर A13, ये फार्मूला हो जाता है, समझ लो। सहखंड का प्रयोग करके आपको बताना है। अगर आप सहखंड नहीं, पहले रो को लेके विस्तार ही कर देते, तब भी रिजल्ट आपका आ जाता। जैसे विस्तार करना आप सीखे थे, वो वही है, लेकिन बस उसी को शब्दों में दर्शाने का ये तरीका हो गया कि भाई हम पहले लिखते हैं यहाँ का एलिमेंट और फिर उसके बाद उसका उपसारणिक, तो उपसारणिक भी उसका सहखंड बराबर होता, फिर इसका एलिमेंट लिखते, फिर उसका उपसारणिक लिखते, लेकिन इसका चिन्ह जो माइनस लिखते वही उसके सहखंड के कारण आता है, ठीक है, कोफैक्टर के कारण आता है उसके। तो मुझे लगता है अगर आपको फर्स्ट रो ले करके कहेगा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ कोफैक्टर यूज करके, तो ऐसे लगाओगे, और सेकेंड रो को कहेगा तब सेकेंड रो को A21 A22 A22 प्लस A23 कैपिटल A23, ये जो है ये एलिमेंट को दिखाता है और ये उसी के करस्पॉन्डिंग, उसी के संगत सहखंड को दिखाता है, कोफैक्टर को दिखाता है, ये कैपिटल वाला। और यम में लिखते तो उपसारणिक दिखाता, माइनर दिखाता, ठीक है। तो ऐसे तीसरे पंक्ति को लेके कहेगा तो बता लोगे, श्योर हो? अगर पहले स्तंभ को लेके कह दिया जाए तब A11 कैपिटल A11 प्लस A21 कैपिटल A21 A31 कैपिटल A31 प्लस रहेगा बीच में, समझ पाए? तीसरे स्तंभ को लेके कह दिया जाए तब A31 कैपिटल A31 प्लस A23 A23 प्लस A33 फार्मूला बन गया आपके लिए। क्या श्योर हो? अगर इतना मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पे और आपसे मैं कहूँ कि आप पाँचवें सवाल में बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, पाँचवें सवाल को पहले सॉल्व कर लेते हैं सभी लोग। ये दिया है AIJ का सहखंड कैपिटल AIJ है, तो डेल्टा का मान निम्नलिखित रूप में कौन लिख सकते हो? मुझे लगता है पहले वाले में जो A11 लिखा है, अगर उसके साथ कैपिटल A11 लिखा होता तो बात सही था, लेकिन पहला वाला रॉन्ग हो गया। सेकेंड वाले की बात करें तो A11 A12 लिखा है, लेकिन वहाँ A21 लिख दिया गया, इस वजह से ये भी रॉन्ग है। सी वाला A21 लेकिन A11 लिखा है, ये भी रॉन्ग है। डी A11 A21 A31 समझ पाए? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, समझ लो प्रश्नावली में कुछ बचा ही नहीं अब पढ़ने पढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको सहखंड को फैक्टर निकालने आता है, उसके संगत एलिमेंट लिख के, चाहे दूसरी पंक्ति को लेके कहा जाए चाहे तीसरी पंक्ति को लेके कहा जाए, आराम से आप बता लोगे। चलिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए समझा ही देता हूँ, 1 मिनट और आपका लूँगा। तीसरे सवाल में दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा बराबर इतने का मान ज्ञात कीजिए। तीसरे क्वेश्चन में 5 3 8 2 0 1 1 2 3 इसका मान बताना है, लेकिन दूसरी पंक्ति के सहखंडों का, ठीक है। तो दूसरी पंक्ति के सहखंड को हम किससे दिखाते हैं? A21 A22 A23, ये उसके सहखंड को दिखाते हैं, दूसरी पंक्ति के सहखंड को, दूसरी रो के कोफैक्टर्स को ऐसे डिनोट करते हैं। तो अब बताओ 2 का 21 है, माइनस है ना, इसका रो इसका कॉलम छोड़ दोगे, 3 8 2 3 माइनस 3 3 जा 9 2 8 जा 16 है ना, माइनस और माइनस 7 प्लस 7 हो जाएगा वो, है ना। 2 2 के सामने प्लस रहेगा तो 0 रहेगा, तो 0 से कोई मतलब नहीं है, हमें उसका रो उसका कॉलम छोड़ना है।
5 8 1 3 प्लस 15 माइनस 8 7 आ गया, 2 3 फिर माइनस हो जाएगा, उसका कोफैक्टर लिख रहे हैं तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ देंगे, 5 3 1 2 5 3 1 2 माइनस 10 माइनस 3 माइनस। अब आपको दूसरी पंक्ति के शाखंडों से डेल्टा बराबर का प्रयोग करके डेल्टा बराबर है ना, डेल्टा बराबर क्या लिखोगे, A21 A21 A22 A22 A23 A23 A21 की वैल्यू है 2, A21 की वैल्यू आप निकाले हो 7, A22 की वैल्यू है 0, उसकी वैल्यू 7, A23 की 1 और A23 की -7, तो ये आ गया 14 माइनस 7, कितना आया, ये इसका रिजल्ट हो गया बेटा। समझ पाए? मुझे लगता है आप समझ पाए होंगे, ऐसा नहीं है कि इतना हार्ड है कि आप समझ नहीं पाओगे। किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को के शाखंडज का प्रयोग करके कहा जाए तो समझ लेना, उसी को लेकर विस्तार कर दो। नहीं समझ पाते हो आप बढ़िया से फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन लगाओ, आराम से, कहीं नहीं मिस्टेक होना है, ठीक है? सीख गए बेटा? तो आप बताओ, मुझे लगता है चौथा सवाल जो है तीसरे स्तंभ को लेके कहा है शाखंडों का प्रयोग करके, और तीसरे स्तंभ को लेके ये वाली बात कर रहा है, ये वाला। आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, A13 कैपिटल में प्लस A23 प्लस A33 तो पहले तीनों निकाल लेना शाखंड और आराम से डेल्टा बराबर फार्मूला लिख के तीसरे स्तंभ वाला वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। सीख गए? श्योर है सभी लोगों को? कहीं कन्फ्यूजन नहीं है मेरे ख्याल से, मैंने कॉन्सेप्ट पूरा एकदम क्लियर कर दिया है यार। कभी भी कोई पांचों में से आपको लगवा ले तो आप लगा दोगे ना, और कौन सा ऑप्शन पांचों में सही है आप देख ही चुके हो। तो ठीक है, आप कुछ अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें। तो मुझे लगता है आप लोग प्रश्नावली जो है 4.4 पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हो, ठीक है ना? अब हम लोग प्रश्नावली 4.5 के लिए, और यूँ समझिए कि आखिरी प्रश्नावली के लिए भी 4.6 के लिए भी इसी प्रश्नावली में सारे कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। वहाँ थोड़ा सा हमें सीखना रहेगा, अगर हम थोड़ा सा वहाँ सीख लिए तो बड़े आराम से पूरा सवाल सॉल्व कर सकते हैं। वो है क्या चीज़ है, चलिए हम सीखते हैं। अब आपको शाखंड नहीं ज्ञात करना है, अब आपको सहखंडज ज्ञात करना है, एडजॉइंट जिसे बोलते हैं। और शाखंडज के साथ साथ व्युत्क्रम ज्ञात करना है, एक और नया स्टेप, इनवर्स निकालना है। इसके पहले जब हम लोग चैप्टर पढ़े थे मैट्रिक्स वाला, तो मैट्रिक्स में भी इनवर्स निकलवाया गया है, लेकिन वहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा फाइंड किया है आपने, प्रारंभिक संक्रियाओं की सहायता से वहाँ इनवर्स ज्ञात किया है। लेकिन इससे हर कोई बंदा निकाल सकता है, उसमें भले फंस जाए, 0 0 1 1 बनाने के चक्कर में वहाँ भले वो लटक जाएगा अगर वो मेहनत नहीं करेगा, लेकिन यहाँ 100% वो सॉल्व कर ले जाएगा। एडजॉइंट क्या होता है, सहखंडज क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे कोई यहाँ ये जो एडजॉइंट और ये जो व्युत्क्रम निकालना है ना, ये किसी मैट्रिक्स का निकालना है, डिटर्मिनेंट का नहीं निकालना है, किसी मैट्रिक्स का निकाला जाएगा, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है? मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 2 3 4 -3 5 7 -2 -1, ये एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ दे दिया 3/3 का। मुझे इस मैट्रिक्स का शाखंडज ज्ञात करना है, एडजॉइंट ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करूं? सबसे पहले बेटा इसके हर एलिमेंट का सहखंड निकाल डालो। क्या निकाल डालो?
सहखंड, या यूं समझ लो सहखंड निकालने से पहले इसका सारणिक निकाल डालो। देखो जिस प्रश्न में व्युत्क्रम ज्ञात करना होगा, ठीक है, क्या ज्ञात करना होगा, उसमें सबसे पहले सारणिक ए निकाल लेना, और जिसमें खाली सहखंडज निकालना होगा उसमें का नियम क्या है ये देखिए आप, इसके जितने अवयव लिखे गए हैं, अवयव ए के तत्वों का सहखंड लिखने पर एक लाइन में इसके जितने भी तत्व यहाँ दिए गए हैं, जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं, जितने भी अवयव दिए गए हैं, उन सब का सहखंड। तो मुझे लगता है आप समझ जाओगे। A11 की बात कर रहा हूँ, A12 की बात कर रहा हूँ, A13 की बात कर रहा हूँ, A21, A22, A23, A31, A32, A33 की बात कर रहा हूँ। समझे? तो क्या निकलेगा? मुझे लगता है डायरेक्ट आप निकाल लोगे ये सब। अब आपको निकाल लेना चाहिए इतना पढ़ने के बाद। इसका चिन्ह प्लस, डायरेक्ट में निकाल लो बिना उसका माइनर लिखे, बिना उपसारणिक लिखे। एक का कितना होगा, इसका पंक्ति, इसका स्तंभ छोड़ो, इसका इसमें गुणा करोगे 3 और माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 10। कितना आया? 13 आ गया, डायरेक्ट प्लस 13 आ गया। या एक लाइन यहाँ लिखना भी चाहो तो 3 + 10 बराबर प्लस 13 आ गया। इसका कितना आएगा? इस अवयव को नहीं यहाँ उतारना होता सहखंड में, ठीक है, चिन्ह उतारना होता है। 1 2 का चिन्ह कितना? माइनस, इसका पंक्ति, इसका स्तंभ छोड़ो, यही बचेंगे -4 और -35। -4 -35 कितना हो गया? +39 हो गया। इसका कितना होगा? तो 134 आता है, प्लस हो जाएगा। इसका पंक्ति, इसका स्तंभ छोड़ दो, -8 और प्लस 21 हो जाएगा। 21 में से 8 घटा दो, कितना? 13 हो जाएगा। 39 इसमें आ गया। ऐसे आप जितना स्पीड चाहो उतना स्पीड कैलकुलेशन करो, आपके कैलकुलेशन के ऊपर है कितनी जल्दी आप लगा सकते हो। मुझे एक बार आपको समझाना, इसलिए मैं आपको आराम से लगा रहा हूँ अभी। इसका पंक्ति, इसका स्तंभ छोड़ो, -2 + 6 हो जाएगा, -4 आएगा यहाँ, -4 हो जाएगा। चिन्ह में मिस्टेक होगा तो गलती हो जाएगा, निश्चित है कहीं ना कहीं। 2 2 प्लस हो जाएगा। ये है इसका पंक्ति, इसका स्तंभ छूटेगा, -1 और -21 हो जाएगा। कहीं मिस्टेक होगा तो बता दीजिएगा। सभी लोग देख रहे हो, इतनी आंखें देख रही हैं, मैं तो यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा सा ही देखता हूँ। -22 और यहाँ पे -22 ही रहेगा, ठीक है ना। 2 3 का कितना होगा? तो 2 3 5 होता है, माइनस हो गया। इसका पंक्ति, इसका स्तंभ छूट गया, -2 और -14, -16 हो जाएगा, +16। 3 1 कितना होगा? प्लस, ये इसका स्तंभ, इसका पंक्ति छोड़ दो, 10 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, 3 3 का 9। इतना आपको ध्यान रखना चाहिए, माइनस तो लगा रहे हैं और गुणा करने पर अगर माइनस आया तो प्लस हो जाएगा। 9 10 और 9 19। 3 2 इसका पंक्ति, इसका स्तंभ छोड़ो, 5 1 के 5, 4 तिहाई 12, -7 होगा लेकिन +7 हो जाएगा। 3 3 प्लस, इसका पंक्ति, इसका स्तंभ, -3 -8, -11 हो जाएगा, ठीक है। इतना आप निकाल लोगे। इतना निकालने के बाद ये जो सहखंड आए हैं, इससे निर्मित एक आव्यूह बना लीजिए। आव्यूह ए के
सहखंडों से निर्मित आव्यूह, मान लो अगर ये ए था, या निर्मित आव्यूह बराबर कितना हो जाएगा, तो एकदम उसे आव्यूह के रूप में लिख दो, जहां जिसके स्थान जो लिखा, क्योंकि हम इसी से आव्यूह एक बना रहे हैं। क्या क्या पंक्ति में देखना है, 13, 39, 13, -4, -22, 16, 9, 7, -11। अच्छा 9 नहीं 19 है, ठीक है, ये बन जाएगा सबका। ये अभी एडजॉइंट नहीं हुआ, ये अभी जो हमने सहखंड निकाला उसको एक आव्यूह के रूप में लिख लिया। हमें निकालना क्या है, एडजॉइंट ए निकालना है। ऐसे लिखा जाता है, किसी मैट्रिक्स के सहखंडज को एडजॉइंट ए डी जे ए लिख देते हैं, एडजॉइंट ए, ठीक है। अब एडजॉइंट ए क्या होगा, मान लो ये निर्मित आव्यूह बी बराबर आपने निकाल लिया है। अरे भाई, इनसे जो निर्मित आव्यूह आपने बनाया है उसको तो किसी आव्यूह के बराबर मानना पड़ेगा। मान लिया वो बी के बराबर है, कैपिटल बी के बराबर। अब क्या करना है, एडजॉइंट ए बराबर ये जो आव्यूह बनता है इसका परिवर्त लेना है, ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज ऑफ बी इज कॉल्ड एडजॉइंट ए इन दिस केस, ठीक है। इस परिस्थिति में जो आव्यूह बी बनेगा उसी का जो ट्रांसपोज होगा वही एडजॉइंट ए होगा, वही सहखंडज ए होगा, ठीक है। अब इसका परिवर्त कितना होगा, 13, यहाँ 39 आ जाएगा, 13, -4, -22, 16, 19, 7 और माइनस, ये आंसर हो जाएगा बेटा, यही एडजॉइंट ए हो जाएगा। किसी आव्यूह का सहखंडज यही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये अगर आपको थोड़ा टेढ़ा लग रहा हो लिखने में, ये सब कितना यार डायरेक्ट क्यों नहीं हम यही लिख देते, का वहाँ बीच में हम टेढ़ा कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए एक नई बात। तब देखिए आप लोग, इसमें डायरेक्ट आप लिख सकते हो क्या चीज़, कि एडजॉइंट का अगर कोई फार्मूला पूछे आपसे, सहखंडज का सूत्र बताओ, तो A11 और A12 जो यहाँ सब लिखते हैं उसको डायरेक्ट यहाँ लिख दें, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मतलब जो हम ये सहखंड निकाले ना, ये पंक्ति वाला, उसको स्तंभ में डायरेक्ट नोट करें और मैट्रिक्स में लिखें, वही सहखंडज हो जाएगा, वही एडजॉइंट हो जाएगा। डायरेक्ट उसको हम इसी में कंप्लीट कर सकते हैं, बीच में आव्यूह बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आंसर आपका मिस्टेक नहीं होगा कहीं भी, जैसे भी आप चाहो। आपका मन करता है कि इन सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाएं, तब उसका ट्रांसपोज लें, तब लीजिए, कोई नहीं मना करेगा। आप डायरेक्ट चाहते हो कि हम उसको ट्रांसपोज में लिख ही दें डायरेक्ट एडजॉइंट बराबर, तो भी लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है। सहखंडज समझ गए, समझ गए। इतना कौन सा बच्चा नहीं समझ पाएगा, बता दे वो जो ना समझ पाए। आज देखो, आज आप उस लेवल पे तक सीख गए कि उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती थी ए इनवर्स निकालने में। इसमें क्या करना पड़ता है, ए इनवर्स बराबर बेटा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, यही फार्मूला है ए इनवर्स ज्ञात करने का, किसी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकालने का ये फार्मूला है। मुझे लगता है एडजॉइंट में कोई प्रॉब्लम है नहीं। डिटर्मिनेंट में तो मैंने कहा था कि जब आपको व्युत्क्रम निकालना हो तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालो, तब सहखंडज निकालो। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा, हो सकता है कभी बोर्ड पेपर में ऐसा प्रश्न आ जाए जिसका ए इनवर्स ज्ञात ही ना किया जा सकता हो सकता है आ जाए,
और कुछ बच्चे ऐसे हों कि जो पहले एडजॉइंट निकालने में समय खपा रहे हों केवल ढेर सारा, और उनका सवाल भी नहीं कंप्लीट हो पाया पूरा, और घंटी भी लग गई, कॉपी जमा भी हो गई, कुछ नहीं हद तक वो पार पाए, नहीं तो उनको लंबे क्वेश्चन में आता है, अच्छा नंबर मिल जाता। लेकिन क्या करना है, क्या चालाकी है आपकी कि सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लो, कहीं इनवर्स तो नहीं ज्ञात करना, व्युत्क्रम तो नहीं ज्ञात करना है। व्युत्क्रम ज्ञात करना है तो पहले सारणिक ए का मान निकाल लो, और अगर सारणिक ए का मान 0 आ गया तो ए इनवर्स निकाला ही नहीं जा सकता उस प्रश्न का, लिख देंगे शब्दों में हम। तब हमें ये सब भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बच गया। और नहीं निकालोगे, बाद में सोचेंगे निकालेंगे, तब तक कितना समय आपका चला जाएगा। ठीक है। और डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है ये सब मैं बाद में लगा रहा हूँ यहाँ पे। अब चलो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा इसका, पहले क्या लिखोगे, 1 ना, तो 1 गुणे इसका A11 आप निकाले हो यार, बहुत गलती नहीं होगी। 2 A12 ना, 39 गुणे 3, यहाँ प्लस रहेगा, 3 गुणे कितना 13। सूत्र बताए हैं यार अभी अभी निकालने के लिए, जिससे मन करेगा उससे निकालना, वही रिजल्ट आएगा। तो 13, 39 दूना 78, 13 तियाँ 39, 9, 8 17 3 20, 3 2 5 7 12 1 13, बस 130। अब आपने यहाँ एडजॉइंट ए निकाला है, एडजॉइंट ए निकाला है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए 1/130 लिख दो, और बाकी सबको जो आंसर में आया था आपके वहाँ वो लिख दो। 13 - 4 19, 39 - 22 7, 13 16 - 11, ये आंसर हो गया। और आपका मन करता है, ये सब आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है, आपका मन कहाँ तक करता है कि इसको हल कर डालें हम। 130 से हर अवयव को भाग कर दो। अब इतना कठिन वाला सवाल आपको नहीं आएगा, ये मैंने अपने मन से लिखा था, चाहे जो डिजिट आ जा रहा है आपका, बस 1 2 3 4 5 -2 -3 इसी में सब रह जाएगा आंसर। ठीक है। उसको बाद में भाग भी कर दोगे तो ऐसी गिनती आएगी, वो कट आउट करके सही हो जाएगी। नहीं कटेगी तो बटे में लिखेंगे, और क्या करेंगे हम। नहीं बटे में लिखेंगे तो इसको आगे में लिख देंगे, छोड़ देंगे, तब भी आंसर है। ठीक है। इनवर्स निकाल लोगे, देखो कितना आसान रहा है इनवर्स निकालना। और प्रारंभिक संक्रिया में कितना मेहनत करना पड़ता था ए इनवर्स निकालने में। और अगर आप ये सीख गए, अगली प्रश्नावली भी ये मान लो आप सीख गए, 4.6 भी ये सीख गए, जो लड़का ये इनवर्स नहीं निकाल पाएगा वो 5वीं प्रश्नावली तो दूर, 6वीं प्रश्नावली भी नहीं लगा पाएगा, ये जान लीजिए। तो क्या यहाँ 2 गुणे 2 का दिया हो या 3 गुणे 3 का दिया हो, तो क्या आप एडजॉइंट निकाल के ए इनवर्स निकाल लोगे। 2 गुणे 2 दिया होता तो आसानी से 4 थी निकालते खाली, और उसके बाद ध्यान से सूत्र में लिखते, ध्यान से सूत्र में लिखते, A11 यहाँ लिखते, A12 यहाँ, A21 यहाँ, A22 यहाँ, बस हो जाता फार्मूला। सबकी वैल्यू लिखते समय थोड़ा एडजॉइंट में ध्यान रखते, और इनवर्स निकालना होता डिटर्मिनेंट से भाग कर देते। तो 2/2 का भी अगर मैट्रिक्स दिया है तो आसानी से हम उसका भी ये इनवर्स या सहखंडज निकाल सकते हैं। क्या कहे, सीख गए सभी लोग। आपको बोर्ड में 3/3 का ही मिलेगा, अगर मिलेगा, ए इनवर्स याद करना लंबे प्रश्न में, और बहुत इजी है यार। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियोस को लाइक भी कर दें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछें, और आपके जो साथ के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें। ठीक है। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक।